वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम, और इसी प्रॉब्लम के साथ में हम एक नया सीरीज चालू करने जा रहे हैं, बाइनरी सर्च ऑन आंसर। तो ये जो प्रॉब्लम है जो आप लोग को सामने दिख रहा है, मैक्सिमम टेस्टिनेस ऑफ कैंडी बास्केट, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड पैटर्न क्वेश्चन ऑफ बाइनरी सर्च दैट इज आस्क्ड इन वेरियस इंटरव्यूज। और ये आपको जान के और भी अच्छा लगेगा कि इसी टाइप के क्वेश्चंस लीड कोड के कॉन्टेस्ट में इतने ज्यादा पूछे जाते हैं, और वो भी उन क्वेश्चंस का जो नंबरिंग होती है वो थर्ड पोजीशन पे आती है। थर्ड मीडियम में जो थर्ड प्रॉब्लम होती है वो ये प्रॉब्लम्स हुआ करते हैं। तो एट द एंड ऑफ दिस सीरीज मैं आप लोग को ये श्योर करता हूँ कि आप लोग को ये बाइनरी सर्च ऑन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको कुछ फॉलो अप प्रॉब्लम दूंगा जो डिट्टो इसी टेम्पलेट, आपको अभी इसमें एक टेम्पलेट भी नजर आ जाएगा सॉल्व करने के साथ में, जिसका यूज बहुत ज्यादा हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसमें हमको बोला गया है कि वी आर गिवन अ प्राइज एरे। तो हमारे पास एक प्राइज एरे है। एवरी ith इंडेक्स, जो कि ये ith इंडेक्स है, ठीक है, ये क्या डिनोट करता है? प्राइस ऑफ ith कैंडी। ये एक प्राइस है हर एक इंडेक्स पे। इसके बाद हमें बोला गया है कि हमारे पास एक के इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमको बोला गया है कि हम के डिस्टिंक्ट कैंडीज चूज कर सकते हैं इन प्राइस एरे में से, कोई भी के डिस्टिंक्ट कैंडीज, के डिफरेंट कैंडीज। और हमें कहा गया है कि द टेस्टीनेस ऑफ कैंडी बास्केट इज द स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द प्राइस ऑफ एनी टू कैंडीज इन द बास्केट, रिटर्न द मैक्सिमम टेस्टीनेस ऑफ कैंडी बास्केट। तो हमारा प्रॉब्लम जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, बट जो भी बिगिनर हैं या जिन लोगों को कंफ्यूजन होती है उनका सारा कंफ्यूजन एंड ऑफ द वीडियो अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम होती हैं। तो इस प्रॉब्लम में जो कीवर्ड होता है, जो पहचानने का तरीका होता है, वो पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हमें मिनिमम आंसर को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना होता है, या मैक्सिमम आंसर को मिनिमाइज, कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है। तो कीवर्ड यहाँ पे होता है मिनिमाइज द मैक्सिमम आंसर या मैक्सिमाइज द मिनिमम आंसर, ऐसे कुछ करके। इसके बाद में आप लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डिटरमाइन विच यू आर गोइंग टू अप्लाई इन द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप लोग को देखने के बाद समझ में भी आ रहा होगा कि ये बाइनरी सर्च की तरफ इशारा कर रहा है, कुछ सॉर्टिंग की तरफ। 10 की पावर 5 कंस्टेंट है। तो एक बार हम लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ लेते हैं। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। ये आप लोग को एक पैटर्न दिख जाएगा अभी इस वीडियो के एंड होने के साथ में। तो हमें जो के की वैल्यू दी है उतने नंबर्स का हम लोग एक जोड़ा फाइंड करते हैं। जोड़ा से अब आप लोग पेयर में समझिएगा, उतने नंबर्स हम लोग फाइंड करते हैं इस प्राइस एरे में से। जैसे कि 3 दिया है तो मैं 13 पिक कर सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ, जो कि आप लोग को यहाँ दिख भी रहा होगा मैंने किया है। इसके साथ में आप, अब कोई बोलेगा मुझे 13 और 5 और 8 पिक करना है, तो वो भी आप कर लीजिए। कोई बोलेगा मुझे 13, 5, 21 करना है, वो भी आप कर सकते हैं। कोई मुझे बोलेगा कि आप 13, 5, 2 कर रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 3 होना चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि यू आर फ्री टू चूज एनी 3 नंबर्स फ्रॉम दिस प्राइस एरे। इसका मतलब है कि हम लोग सब सीक्वेंस फाइंड कर रहे हैं, कितने साइज का, 3 साइज का। कहा है कि अगर कोई बोलेगा हमको कि मुझे 518 चाहिए, तो मैंने वो भी पिक कर रखा है। 8 टू 21 2 चाहिए, तो मैंने वो भी यहाँ पे देखो पिक कर, मतलब हर एक पॉसिबिलिटी मैंने चेक कर रखी है, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, उसने मुझे बोला है कि जो भी तुम नंबर चूज करो, जो भी नंबर तुम चूज करो, उनका आपस में मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो। मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब 13 का 5 के साथ में डिफरेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव। निगेटिव वैल्यूज को तुम माइंड मत करो। अगर 13 माइनस 5 करने पे 8 आ रहा है, और 5 माइनस 8 करने पे 13 आ रहा है, सॉरी 5 माइनस 13 करने पे 8 आ रहा है, तो तुम्हें निगेटिव वैल्यूज को एब्सोल्यूट कंसीडर करना है, पॉजिटिव। तो इसके साथ में 5 और 1 आपस में एक पेयर बना सकते हैं। 5 1 का जो है 4 आ गया। इसी तरीके से 13 और 1 भी आपस में एक पेयर बना सकते हैं, तो 13 और 1 12 आ गया। अब तुम्हें बोला क्या गया है क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। तुम्हें कहा गया है फाइंड द टेस्टीनेस पहले। तो हम टेस्टीनेस इसकी मदद से फाइंड करें तीन एलिमेंट का। टेस्टीनेस क्या होगा? मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ऑल दोज पेयर्स। तो यहाँ पे 8, 4 और 12 में मिनिमम आंसर क्या होगा? 4 होगा ना। तो ये इसका टेस्टिनेस आ गया 13, 5, 1 के लिए। इसी तरीके से तुम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे। तो 13, 5, 8 का ट्राई करोगे तो तुम्हें पता चलेगा 13 माइनस 5 8, 13 माइनस 8 5, 5 माइनस 8 3, एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है।
तो मिनिमम अब बोला गया इसका निकालने की 3 आ जाएगा। इसी तरीके से तुम हर एक के की साइज का विंडो बार बार लेके चलोगे तो तुम सॉरी सबसीक्वेंस, तो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी और तुम्हें ये सारी चीजें निकालनी है बार बार। मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल इसमें से उठा रखे हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं 13 5 1 बना, 13 5 8 बना, 13 5 21, 13 5 2, तो 13 8 और 21 नहीं बन सकता, 13 8 2 नहीं बन सकता, सारे पॉसिबिलिटीज हैं। ये मैंने सिर्फ कुछ पॉसिबिलिटीज ली, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें ये बार बार मिनिमम आंसर स्टोर करके रख लेना है, जो भी उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस है, 3 एलिमेंट का जब तुम जोड़ा लो। अब तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहां तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तुम्हें कहा गया है मैक्सिमम फाइंड करो। ये जो सारे मिनिमम जनरेट हुए हैं, इसका मतलब 4 3 8 3 3 3 1 7 1 6, इन सब में से तुम्हें मैक्सिमम आंसर रिटर्न करना है। मैक्सिमम डेस्टिनेशन मतलब अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, मिनिमाइज द मैक्सिमम सॉरी मैक्सिमाइज द मिनिमम आंसर। सबसे पहले मिनिमम कैलकुलेट करो और फिर उनमें से जो भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो मिनिमम में, उसको आंसर रिटर्न कर दो। मतलब यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो मेरा 8 है वो मेरा आंसर है, क्योंकि 8 से बड़ा कोई मेरा मैक्सिमम टेस्टिनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। आंसर हो गया। अब तुम्हें यहाँ पे वही तुम्हें बोलना चाह रहा हूँ कि अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के वो वाला टेस्ट केस इसमें इंक्लूड कर लिया है जो मैक्सिमम आंसर जनरेट करेगा। तुम निकाल के देख सकते हो, और किसी भी 3 साइज के एलिमेंट में कोई भी 8 को एक्सीड नहीं करेगा, तुम करके देख लेना। अब यहाँ तुम्हें सबसे पहली चीज जो ध्यान देने वाली है कि तुम्हें डेटा को सॉर्ट कर लेना है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों सॉर्ट कर लेना है, तो तुम्हें एक्चुअली समझ में आ रहा होगा। तुम्हें के की जो वैल्यू गिवन है उतने एलिमेंट इसमें से फाइंड करने हैं, ठीक है। अब वो ऑर्डर रैंडम भी हो सकता है क्योंकि सब सीक्वेंस है, डेटा रैंडम भी हो सकता है। तो तुम क्या कर सकते हो, डेटा को सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने से ना प्रॉब्लम बहुत हद तक सिंप्लीफाई हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाती है। तो इसलिए रिकमेंडेड हमेशा होता है, जब भी तुम्हें लगे कि तुम सॉर्ट कर सकते हो इजीली, तो तुम्हें सॉर्ट कर लेना है डेटा को। अब डेटा को सॉर्ट करने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी फास्ट हो जाती है कहीं ना कहीं। तो इसके बाद हम लोग ये समझ गए कि हम लोग डेटा को क्यों सॉर्ट करेंगे। अभी तक यहाँ भी कुछ हमें समझ नहीं आ रहा, डेटा को सॉर्ट करने के बाद हम कैसे करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को। अब आती है बारी कि हमें ट्राई करना है ब्रूट फोर्स अप्रोच, कि इसको सॉल्व करने का ब्रूट फोर्स तरीका क्या हो सकता है। तो मैंने कहा ना, तुम्हें सब सीक्वेंस निकालना है। सब सीक्वेंस मतलब कोई भी तुम बीच का एलिमेंट स्किप कर सकते हो 3 साइज बनाने के लिए। जैसे किसी ने कहा मुझे 13 21 और 2 कंसीडर करना है, तो तुम्हें 5 1 8 को कंसीडर नहीं करना है। तो आई थिंक तुम्हें सब सीक्वेंस निकालना पता होगा भाई। ये एक्सपोनेंशियल, या तुम देखे होगे कि सब सीक्वेंस निकालने के लिए हमको एक्सपोनेंशियल तक भी जाना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ साइज फिक्स है, तो इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन जैसा कुछ प्रॉब्लम हो गया। अब जिन्होंने बैक ट्रैकिंग की सीरीज देख रखी होगी उन्हें एक्चुअली पता लग रहा होगा ये फैक्टोरियल टाइप की कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो सोच लो तुम, यहाँ पे तुम्हें कंस्टेंट दिया हुआ है 10 की पावर 5, और तुम अगर सबसीक्वेंस ही कैलकुलेट करने बैठ गए ना, तो तुम्हें काफी ज्यादा टाइम लग जाने वाला है। तो सोच लो तुम्हें n log n में कहाँ सोल्यूशन देना था और कहाँ तुम्हें एक्सपोनेंशियल लग रहा है। तो क्या ब्रूट फोर्स से कभी तुम्हारा ये कोड चलेगा? तो नहीं चल पाएगा, तुम्हें आ जाएगी TLE। इसलिए तुम्हें ब्रूट फोर्स की तरफ तो देखना भी नहीं है। अब बात आती है ऑप्टिमाइजेशन की, तो तुम ऑप्टिमाइजेशन फिर कहाँ कर सकते हो? अगर तुम्हें TLE आ रही है और वो बुरी तरीके से TLE आएगी, तो तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हो? ऑप्टिमाइजेशन के लिए तुम्हें क्या सोचना है, देखो। अब तुम्हारा मैं डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करता हूँ। एक्चुअली मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ। अब ये जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये तुमको ऑप्टिमाइज तरीके से ही करने होते हैं, और इसी ऑप्टिमाइजेशन तरीकों को हम बोलते हैं बाइनरी सर्च ऑन आंसर। तो ये तरीका आज के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो तुम। तो ये तरीका तुम चाहे याद कर लो, चाहे तुम समझ लो, जो तुम्हारा मन करे वो कर लो। अब बात आती है कि बाइनरी सर्च ऑन आंसर ये किस चिड़िया का नाम है। तो मुझे अभी तक, हमें और तुम्हें ये पता था कि बाइनरी सर्च जो हम अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हैं। जैसे कुछ डेटा दिया है, और ये डेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें अभी तक पता थी कि डेटा सॉर्टेड होना चाहिए। बट क्या हो अगर डेटा सॉर्टेड ना हो और हमें बाइनरी सर्च लगाना, तो वहां पे आता है बाइनरी सर्च ऑन आंसर। तो वो चीज काम कैसे करती है? तो देखो, किसी भी डेटा पे तुम बाइनरी सर्च लगा सकते हो अगर वो सॉर्टेड है। अब मुझे ये चीज तुम्हें समझानी है
कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा डेटा तो नहीं सॉर्टेड है, एक्चुअली हमने यहाँ पे सॉर्टिंग कर ली है डेटा में, बट अगर हम सॉर्ट ना भी करते ना तब भी हम बाइनरी सर्च ऑन आंसर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डेटा को सिर्फ सॉर्ट कर लिया अपना काम आसान बनाने के लिए, बाइनरी सर्च लगाने के लिए हमने नहीं डेटा सॉर्ट किया, क्योंकि अभी तुम्हें एंड ऑफ द वीडियो समझ आ जाएगा कि एक्चुअली हम बाइनरी सर्च लगा क्यों रहे हैं और ये हम आंसर पे क्यों लगाते हैं। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अभी सिर्फ जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगाने के लिए सबसे पहले एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आंसर पे बाइनरी सर्च भाई क्यों लगाने वाले हैं। तो तुम्हें यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी प्रॉब्लम करते करते कि जो भी हमारा रिजल्ट लाई करता है, जो भी हमारा आंसर लाई करता है ना, वो एक रेंज से लेके दूसरी रेंज तक ही लाई करता है। मतलब इससे इससे कम पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती आंसर की और इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं ना, हम तुक्का मारते हैं। आज तक तुमने तुक्के बहुत मारे होंगे। अब तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन करना है एक्सपोनेंशियल फैक्टोरियल कॉम्प्लेक्सिटी को, तुम्हें n log n तक लेके आना है, तो तुम्हें तुक्का लगाना पड़ेगा। तो एक्चुअली जो तुम यहाँ पे 3 एलिमेंट खोज के आंसर निकाल रहे थे, आंसर क्या था कि मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस, मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब ये तुक्का तुम्हें उल्टा करना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रैंडम एलिमेंट्स पिक करने हैं जो कि तुम बताओगे कि यार ये मेरा मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस है। तुम कैसे श्योरिटी से कह सकते हो, तुम एक रेंज डिफाइन कर दोगे, उस रेंज में से बार बार मिडिल वैल्यू उठा के फेंकोगे अपने डेटा के पास में और तुम कहोगे ये डेटा ये चेक करके बता दो कि क्या ये मेरा पॉसिबल आंसर है, क्या ये मेरा मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस है। तो तुम्हें अब कुछ चीजें समझ में आने लग रही होंगी धीरे धीरे कि ये जो हम परफॉर्म कर रहे हैं ये मेरा log n कॉम्प्लेक्सिटी टेक करेगा, क्योंकि हम एक रेंज डिफाइन कर देंगे तो हम डेटा को बार बार आधा करते हुए जाएंगे। ठीक है, आधे डेटा में से मैं बार बार एक पर्टिकुलर चीजें थ्रो करूंगा अपने डेटा को, और डेटा मेरा O ऑफ n में प्रोसेस होगा। ये जो भी मैं फेंकूंगा आंसर में से कैलकुलेट करके, जो भी पर्टिकुलर आंसर, वो चेक करेगा बार बार इस एरे को, तो n log n समथिंग लाइक कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। बट ये चीजें कुछ हजम नहीं हो रही होंगी कि ये चीजें होंगी कैसे। तो एक एग्जांपल ले लो कि x प्लस 10 ग्रेटर देन 14, ये चीज थी। तुमने कहा यहां नहीं समझ में आ रहा है, बट तुम यहाँ पे तो समझ जाओगे ना, एग्जाम्पल इतना ईजी है। अब मैं तुमसे ये सवाल पूछता हूं कि बताओ x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको रखने पे तुम्हें ग्रेटर देन 14 मिले। यार बेसिक सा इंट्यूशन तुम क्या बनाओगे, यार इंट्यूशन बनाना ही नहीं है। तो कोई बंदा यहाँ पे बोलेगा कि देखो x की वैल्यू 5 रख दो तो 15 हो गया, 15 ग्रेटर देन 14, बिल्कुल सही है। लेकिन एक मिनट, अब अगर कोई बंदा है उसने 5 की जगह 10 बोल दिया तो फिर वो भी बंदा तो सही है, वो तो गलत है नहीं, क्योंकि 20 स्टिल ग्रेटर देन 14। इसी तरीके से कोई थर्ड बंदा आया, उसने बोल दिया भाई 20 ले लो, मैं 20 रखूंगा, तो 30 ग्रेटर देन 14, अगेन वो सही है। किसी बंदे ने कुछ बोला, किसी बंदे ने कुछ। लेट अस सपोज मैं एक मैक्सिमम रेंज डिफाइन कर देता हूँ कि 100 से बड़ी वैल्यू तुम नहीं रख सकते। अब कोई बंदा 5 से लेके 100 तक कुछ भी रख सकता है ना, 5 के नीचे तो नहीं रख सकता। 4 क्या रखेगा, नहीं। 101 क्या रखेगा, नहीं। मतलब तुम्हारा इसका जो आंसर है ना, ये ऑलवेज एक मिनिमम रेंज से लेके एक मैक्सिमम रेंज तक लाई करेगा। तो तुम सोच के बताओ, अगर हर पॉसिबिलिटी ट्राई करने से बेटर है, जैसे तुम यहाँ 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे, 7 रखोगे, 8 रखोगे, ऐसे बहुत सारे, ये रखने से तो बेटर ये है कि तुम क्या करो, ये डेटा सॉर्टेड है, जो तुम्हारा आंसर है वो सॉर्टेड है। ध्यान से समझना इस बात को, डेटा तुम्हारा नहीं सॉर्टेड है, तुम्हारा आंसर सॉर्टेड है। अगर तुम्हारा आंसर सॉर्टेड है तो तुम एक आंसर पिक कर लोगे और उसे इधर भेजोगे, कहोगे भाई तू जा और अपने आप को सेटिस्फाई कर कि क्या तू सही है। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे तो 5 इजिली दिख रहा है, तो तुम क्यों बोल रहे हो कि मैं क्यों 20 को या मिडिल वैल्यू को भेजूंगा। तो अगेन नाइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका जवाब ये होगा मेरा कि मैं एक और भी कंडीशन लगा दूंगा। देखो मिनिमम आंसर पॉसिबल 5 हो सकता है, बट मेरी उसमें कुछ और भी कंडीशन होगी कि ऐसा एलिमेंट बताओ जो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, ऐसा एलिमेंट बताओ जो 4 से, ऐसे मतलब कुछ भी कंडीशन रख दूंगा जिससे उसका आंसर 5 तो ना हो इस केस में। बाकी कभी हो सकता हो, बट उसका आंसर कुछ और हो, जैसे कि
12 ले लो कि 12 सेटिस्फाई करोगे उससे, ऐसा मैंने कुछ कंडीशन ही दे दिया, जबकि 5 भी कर सकता था, बट ऐसा कुछ कंडीशन दे दी कि 12 प्लस 10 करने पे ही मैं इसका वैलिडिटी मान रहा हूँ। ऐसा मैं क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता हूँ ना। तो रेंज तो तुम्हें पता है कि 5 से 100 होनी चाहिए, बट आंसर 12 आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब ऐसे कुछ कंडीशन गिवन होती हैं तो हमें तो पता है नहीं, और एक्सपोनेंशियल को भाई एन लॉग एन लाना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा भी जाता है प्रॉब्लम, और लोगों को समझ भी नहीं आती, बट देखना बहुत सिंपल है। तो तुम क्या करोगे कि ये जो रेंज मैंने डिफाइन कर दिया ना, इसमें से तुक्का मारोगे। तुक्का कैसे मारोगे, मिड वैल्यू फाइंड कर करके। अब इतना तो हमने पढ़ ही लिया है कि बाइनरी सर्च अगर तुम किसी सॉर्टेड डेटा पे लगा रहे हो, तो तुम्हें क्या पता है कि लॉग एन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि जब आधा डेटा ही तुम कंसीडर करोगे, आधा बार बार एलिमिनेट करते रहोगे, तो मैथमेटिकली ये प्रूव किया गया है कि जब जब तुम आधा डेटा एलिमिनेट करते रहोगे तो लॉग एन ऑटोमेटिक उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ऑटोमेटिक नहीं होता, प्रूफ है इसका, ठीक। लेकिन वही चीज का फायदा हम यहाँ उठाने वाले हैं। अगर मैंने एक वैल्यू पास कर दी इधर, अगर वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रही, इसका मतलब हमें डेटा को बढ़ाने की जरूरत है। अब लेटर सपोज वही है, मैंने 5 प्लस 100, अब मुझे मुझे पक्के से पता है कि 12 इसका आंसर होना चाहिए, बट मैंने गलती से क्या किया, मैंने 11 पास कर दिया। अब जब 11 प्लस 10 मैंने किया, तो ये जब सेटिस्फाई ही नहीं कर रही है इक्वेशन, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई 11 तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता, 11 से नीचे तो जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक काम करो, 11 से आगे तुम सर्च लगा दो, मतलब 11 को अप कर दो, तो तुम 12 13 14 इन सबको एक्सप्लोर करना चालू करोगे, और इत्तेफाक से तुम्हें 12 पे शायद आंसर भी मिल जाए। इसी तरीके से जब तुम कोई बहुत बड़ा डेटा उठा लोगे, जैसे लेटर सपोज 24 उठा लिया, अब तुम्हें पता है आंसर 12 है, लेकिन तुमने 24 मिड वैल्यू मान लो है, तुमने उठा लिया और 24 इधर पास कर दिया। अब जब इधर 24 आया ना, तो उसे 34 ग्रेटर देन 14 दिखा, तो बोला भाई वैलिड तो है 24, बट वैलिड है, लेकिन इससे क्या कम कोई आंसर लाई कर सकता है? तो अगर वैलिड है तो तुम क्या करोगे, इसको डाउन करना चाहोगे ना, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो पता है आंसर। देखो एक्चुअली तुम्हें आंसर पता नहीं होगा, बट आंसर पहले से कंपाइलर मतलब टेस्ट केसेस पहले से बने हुए हैं ना, तो तुम ऐसे तुक्का लगा लगा के भेजोगे कंडीशन लिख के कुछ, तो ऑटोमेटिक वो आंसर एक ना एक दिन आ ही जाएगा, क्योंकि बाइनरी सर्च क्या करता है, उस एलिमेंट को सर्च कर ही लेता है जिसको उसकी जरूरत होती है। इसी तरीके से 12 तुम्हारा कभी ना कभी सर्च होके यहाँ पे फिट हो ही जाएगा एक टाइम बाद, जैसे लो प्लस वन, मिड प्लस वन करके और मिड माइनस वन करके। आई होप तुम्हें ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, कि हम ऑप्टिमाइज कैसे करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो तुम्हें जो आने वाली है, तुम कहोगे कि भाई रेंज कैसे डिसाइड करोगे। यार सब कुछ तो सुनने में बड़ा अच्छा सा कूल सा लगा, बट रेंज कैसे डिसाइड करने वाले हैं हम लोग। तो देखो, तुम्हें एक चीज बहुत ध्यान से यहाँ देखनी है और समझनी है। मैंने एक एग्जांपल ले रखा है 2 5 10 2, मैंने कोई एक रैंडम डेटा ले रखा है, तो तुम वही प्राइस वाला एरे ही मान लो कि ये 2 5 10 2 कैंडीज हैं, और ठीक है कैंडीज का प्राइस है। तो मैंने कहा था ना कि डेटा सॉर्ट कर लोगे तो तुम्हें इजी होगा, थोड़ा सा सोच पाना, क्योंकि यहाँ पे डेटा को सॉल्व करने से तुम कोई भी चीज लॉस नहीं कर रहे हो, तो तुम डेटा को सॉल्व कर लोगे। तो मैंने डेटा को कर लिया सॉल्व, ठीक। अब तुम्हें अगर ध्यान से याद हो ऊपर, तो मैंने यहाँ पे ऊपर कुछ दिखाया था, के की जो वैल्यू है वो मिनिमम तो 2 है, मतलब सिर्फ तुम्हें दो डेटा को उठाना ही उठाना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, तुम के की वैल्यू दो। तुम्हें जानते हो लोअर और अपर कैसे डिसाइड करना होता है, तो लोअर लोअर डिसाइड करने के लिए तुम जो लोएस्ट आंसर रख सकते हो वो चीज फाइंड करने की कोशिश करो। देखो ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा यूजफुल है आगे के प्रॉब्लम्स के लिए। तुम लोअर कैसे जानोगे कि लोअर मेरा क्या होने वाला है, तो तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछो, के की वैल्यू 2 मिनिमम उसने बोली है, तो के 2 से नीचे तो नहीं जा सकते। तो सोच के देखो कि ऐसी कौन सी दो वैल्यूज होंगी कि अगर उनका मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने पे, उनका एबीएस लेने पे, पॉजिटिव वैल्यू लेने पे तुम्हें लोएस्ट आंसर मिले। तुम बताओ, अगर कोई डेटा सेम आ जाए, ये क्वेश्चन तुम खुद से पूछोगे, शायद तुम्हें गिवन भी ना हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तुम्हें दिया भी ना हो टेस्ट केस, ऐसा तुम खुद से जनरेट करोगे ये टेस्ट केस, सोच के देखोगे। अगर के की वैल्यू मैंने 2 ले ली और दोनों वैल्यू सेम है, तो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या हो सकता है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। यार तुम्हें क्लियरली पता चल गया, जीरो। जीरो पता चल गया ना, तो मतलब लोएस्ट रेंज जो तुम्हारा आंसर का लाई कर सकते हो वो जीरो हो सकता है, जीरो से कम कभी नहीं आ सकता। ये तो हो गया, तो मैंने लोअर रेंज फाइंड कर लिया। ऐसे हर प्रॉब्लम में तुम अलग अलग तरीके से करोगे। इसी के साथ में तुमने कहा अपर पॉसिबल रेंज, तो अब इसी के लिए तुम फाइंड करो, के इज इक्वल टू मिनिमम 2 है, 2 के लिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम आंसर क्या हो सकते हैं, सोच के देखो। अब देखो यहाँ पे के इज इक्वल टू 3 लोगे, तब भी वो दो दो का पेयर ही ट्राई करेगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर उसने 3 2 5 लिया
तो 3 2 से करेगा, 3 5 से, 2 5 से। तो देखो दो दो का पेयर ही ले रहा है, तो k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 3। अब किसी के लिए भी लोगे तो मैक्सिमम दो दो एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और तुम सोच के देखो, जब किसी तुम दो एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे और उसका एबीएस लोगे, मैक्सिमम आंसर कब मिलेगा? अब यहीं पे है, सॉर्टिंग करने पे हमें पहला फायदा मिलेगा कि देखो किसी भी दो नंबर का डिफरेंस लेने पे तब मुझे मैक्सिमम आंसर मिलता है, जब या तो मैं मैक्स वैल्यू को उठा के मिन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो डेटा सॉर्टेड है, तो अगर ये मेरा प्राइस एरे था तो ये प्राइस का लास्ट इंडेक्स माइनस प्राइस का फर्स्ट इंडेक्स, तो 10 माइनस 2 मेरा यहाँ पे 8 मेरा अपर रेंज से जाएगा। बाकी तुम नॉर्मल प्रॉब्लम से क्या करोगे, तुम खुद से क्वेश्चन करोगे कि लोअर रेंज क्या हो सकती है, अपर रेंज क्या हो सकती है। लोअर रेंज के लिए मिनिमम के की वैल्यू रख दो और तुम उतना फ्लेक्सिबल हो जाओ जितना तुम हो सकते हो, जैसे कि दोनों एलिमेंट सेम हो जाए तो आंसर 0 आ सकता है। अब तुम्हारा बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है ये लोअर और अपर रेंज, क्योंकि देखो सारा खेल इसी पे डिपेंड कर रहा है, इन्हीं के बीच तुम डेटा पास करते हो, इन्हीं के बीच में तुम खेलते हो, तो ये तो बहुत अच्छे से तुम्हें निकालना आना चाहिए। अब जो चीज मैंने जिस तरीके से निकाली, जिस तरीके से समझाया, तुम इसका हेल्प ले सकते हो आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मैंने वही सेम चीजें लिखी है कि तुम्हें लोअर रेंज 0 मिल गया, अपर रेंज 8 मिल गया। कैसे मिला? मिनिमम आंसर दैट कैन एग्जिस्ट। तो मैंने देखा दोनों एलिमेंट सेम हो जाए, जैसे कि वहां पे दो दो सेम था, जैसे यहाँ पे 5 5 सेम है, तो इन दोनों का मिनिमम डिफरेंस 0 हो सकता है। कोई भी दो एलिमेंट हो सकते हैं ना, वो तो ऐसा जरूरी नहीं है शुरू के ही हो। लेकिन अपर रेंज क्या होगी हमेशा? लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स, दिस कैन बी योर मैक्सिमम आंसर। समझ में आ गया होगा। अब देखो तुम्हें ये सीख के जाना है यहाँ से कुछ। तो ये एग्जाम्पल फिर से मैंने एक ले लिया, 13 5 1 8 और मैंने के की वैल्यू ले ली 3। तो मैंने कहा था डेटा को सॉर्ट कर लेना है अपनी आसानी के लिए, तो मैंने डेटा को कर दिया सॉर्ट। अब यहाँ पे तुम बताओ मुझे लोअर रेंज क्या होगा और अपर रेंज क्या होगा। तो लोअर रेंज तो मैंने 0 डिसाइड कर लिया, अपर रेंज इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, मतलब लोअर रेंज तो मैंने फिक्स कर दिया, क्योंकि जब डेटा कभी भी सेम हो सकता है ना। लेकिन अपर रेंज क्या होगा, इस डेटा पे डिपेंड करेगा, इसका लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स, 13 माइनस 1 12। तो यहाँ पे तुम्हें दिख भी रहा होगा मैंने डेटा को सॉर्ट कर लिया और मैंने लोअर रेंज को 0 कर दिया और अपर रेंज को मैंने लास्ट माइनस फर्स्ट इंडेक्स कर दिया, और एक आंसर वेरिएबल अभी 0 इनिशियलाइज कर दिया। बताता हूँ क्यों। अब देखो मैंने कहा था तुम्हें इस प्राइस पे, इस प्राइस एरे पे, ये लोअर अपर जो तुमने डिसाइड किया है, इस पे तुम्हें बाइनरी सर्च लगाना होता है। तो सिंपल सा कोड है बाइनरी सर्च का ये, कि जब तक लेस देन इक्वल टू ऐसे हो, इसका मतलब जब भी तुम्हारा लोअर जो वैल्यू हो लेस देन इक्वल टू अपर हो, तब तक तुम मिड कैलकुलेट करते रहो। अब यहाँ पे अगर तुम्हें रन टाइम एरर या ओवरफ्लो आ जाए, तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना होता है, लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2, इसी का अल्टरनेटिव है। इससे क्या होता है, ओवरफ्लो नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे तुम इसे चेंज कर सकते हो इसमें, जिससे कभी तुम्हें ओवरफ्लो ना आए। यहाँ पे सी आउट मिट आप छोड़ सकते हो, मैंने डीबग करने के लिए किया था। अब तुम्हें देखो क्या करना होता है, मैंने कहा ना इसका मिड फाइंड करो, बार बार मिड फाइंड करो और तुम अपने डेटा में भेजो। जैसे मैंने यहाँ का मिड फाइंड किया तो मुझे मिला 0 + 12 अपॉन टू 6, तो मैं 6 इसमें भेजूंगा, सॉरी इसमें डेटा में भेजूंगा, और मैं पूछूंगा इस डेटा से क्या मेरा 6 वैलिड है, क्या मेरा कोई ऐसा k इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे 3 है, क्या मेरा ऐसा कोई 3 एलिमेंट है जिनके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस 6 है। अगर तुम्हें मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस 6 मिल जाता है k इज इक्वल टू 3 एलिमेंट के लिए, या 3 से ज्यादा भी एलिमेंट। अब देखो अगर 3 एलिमेंट के लिए मुझे ये आंसर मिल जाता है पहले, इसका मतलब चौथा एलिमेंट हो या ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा तो जरूरत सिर्फ 3 की है। अगर चौथा भी आंसर बना रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब है कि जब भी हम इस वैल्यू को पास करेंगे मिड को, तो हम ये चेक करेंगे इस एरे में कि क्या किसी वैल्यूज के बीच का डिफरेंस मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस 6 है। अगर 6 है तो मैं चेक करूंगा कितने एलिमेंट का, तो अगर एलिमेंट का काउंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 हुआ, मतलब 3 एलिमेंट है, 3 से ज्यादा एलिमेंट ऐसे हैं जो मेरा मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं, मैंने माना कि 6 मेरा मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस है, तो अगर वो जनरेट कर रहे हैं उतने एलिमेंट, तब तो मेरा वैलिड हो सकता है ये आंसर। ठीक है, तो वही चीज मैंने ये की, इज वैलिड, मैंने इज वैलिड में प्राइस एरे पास कर दिया, साइज पास कर दिया, एक्चुअल साइज ऑफ वेक्टर मेरा, और के मैंने पास कर दिया कि कितना साइज मुझे रिक्वायरमेंट है, कितने में कैंडी टेक कर सकता हूँ। और मैंने एक मिड वैल्यू वही है जो मैंने तुक्का मार के भेजा है, क्या ये मेरा वैलिड आंसर हो सकता है, मेरा 6 इस लोअर और अपर रेंज में से फाइंड किया मैंने, तो मेरा 6 इसमें गया। तो
और तुम अब यहाँ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है अभी समझाऊंगा। अभी तो ये समझ लो ये बाइनरी सर्च मैं क्यों लगा रहा हूँ। लेटर सपोज 6 मेरा वैलिड नहीं हुआ, अभी मान लो मेरी बात कि वैलिड नहीं हुआ। तुम बताओ अगर 6 मेरा मैंने मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस माना था और वो वैलिड ही नहीं हुआ, मतलब ऐसा कोई डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका क्या मतलब हुआ? तो तुम बताओ अगर ये इसमें से कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो, मतलब कोई एक एलिमेंट हो भी सकता है लेकिन 3 एलिमेंट ऐसे मिले ही नहीं तुमको जो कि तुम्हारा 6 डिफरेंस भी एक्चुअली जनरेट कर पा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें इस रेंज को और भी कम करना पड़ेगा ना। अरे तुम सोच के देखो, 5 माइनस 1 4, 8 माइनस 1 तुम्हारा करोगे, तुम इसी तरीके 13 माइनस 1 करोगे, तुम ऐसे कर करके देखोगे ना, तुम्हें कोई 3 एलिमेंट ऐसे मिलेंगे ही नहीं ना जिनका डिफरेंस 6 होता है। 3 एलिमेंट नहीं मिलेंगे, तो तुम्हें इस रेंज को और कम करना पड़ेगा जिससे कि ये डिफरेंस यहाँ मिले। तो तुम क्या करना चाहोगे? इस डेटा को कम करना चाहोगे, तो एल्स पार्ट कैलकुलेट होगा और एल्स पार्ट में मैं क्या करूंगा, डेटा को हेड को मिड माइनस 1। अच्छा, हेड को मिड माइनस 1 क्यों किया? अरे सिंपल सी बात थी, अगर मुझे मेरा इधर मतलब हेड मतलब मेरा हाइयर वाला जो था लास्ट इंडेक्स पे था, लोअर वाला फर्स्ट इंडेक्स पे, और मैंने मिड कैलकुलेट किया। अब अगर मेरा 3 बहुत बड़ा आंसर है जो कि मुझे नहीं चाहिए, 3 से छोटा आंसर चाहिए, तो तुम एच को डाउन करते हो कि एल को अपर करते हो? चलो करके देखते हैं। अगर एच को तुम लोअर करते हो तुम्हारा 1 प्लस 2 अपॉन 2, अब करंट आंसर जो है मिड से कम मिलेगा। लेकिन अगर तुमने लोअर को मिड प्लस 1 पे कर दिया तो 4 प्लस 5 अपॉन 2, ये तो बड़ा आंसर आ रहा है। इसका मतलब जब भी तुम्हें बड़ा डेटा मिल जाता है और तुम्हें छोटे पे जाना होता है, तुम हाइयर को शिफ्ट करते हो मिड माइनस 1 पे। तो तुम्हें समझ में आ गई होगी बातें। अब इसी तरीके से जब 6 वैलिड नहीं हुआ तो तुम्हारा एच कहाँ पे शिफ्ट हो गया? एच तुम्हारा शिफ्ट हो गया 5 पे, और लोअर मेरा 0 पे भी था, तो 0 प्लस 5 अपॉन 2, तुमने 2 भेजा। तुमने 2 को कहा कि भाई तू तू जा इस डेटा में और चेक कर कि क्या 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 जनरेट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ये मेरा वैलिड आंसर हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है। तो 2 जब गया तो उसे दिखाई दिया 1 माइनस 5 करने पे मुझे 2 मिल रहा है। इसका मतलब मुझे 2 एलिमेंट ऐसे मिल गए जिनका डिफरेंस लेने पे मुझे 2 मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ कि अब मेरा 5 जो है वो लास्ट एलिमेंट हो गया, 8 मेरा जो है वो करंट एलिमेंट हो गया। 8 माइनस 5 मैंने किया, मुझे अगेन 3 मिला, 3 अगेन ग्रेटर देन 2, मतलब ये भी मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 जनरेट कर रहे हैं। जब ये भी कर रहे हैं तो मेरा काउंट 3 हो गया, और मेरा अब ये 8 लास्ट इंडेक्स हो गया। अब मैं 13 पे आया और 13 माइनस 8 करने मुझे 5 मिल रहा है, 5 अगेन ग्रेटर देन 2। मुझे टोटल ये चारों एलिमेंट ऐसे हैं जो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 जनरेट कर रहे हैं। तो अगर 2 जनरेट कर रहे हैं तो 2 कैन बी द आंसर। तो अगर 2 मेरा कैन बी द आंसर मतलब आंसर हो सकता है, तो 2 को स्टोर कर लो और अब वैल्यूज को और बढ़ाओ, 2 से और बड़ी वैल्यूज पास करो, क्या वो उतना जनरेट कर सकता है? तुम्हें शायद धीरे समझ में आ रही होगी। तो और जनरेट करने के लिए लोअर को मैं मिड प्लस 1 कर दूंगा और 3 प्लस 5 अपॉन 2। अब मैंने 4 भेजा, मैंने 2 को स्टोर कर लिया आंसर में कि शायद 2 मेरा आंसर हो सकता है, अगला कॉल पे शायद वो बाहर चला जाए रेंज के, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है ना, इसलिए मैं क्वेरी परफॉर्म तो करता रहूंगा। मैंने 4 भेजा, मैंने कहा भाई 4 तू जा और चेक कर क्या मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ये लोग 4 जनरेट कर सकते हैं। 2 तो आंसर मेरा वैलिड हो सकता है। तो 1 माइनस 4 करने पे मुझे 4 मिला। अब मेरा 5 लास्ट एलिमेंट हो जाएगा और 8 करंट एलिमेंट। 8 माइनस 5 करने पे मेरा 3 हो रहा है। ठीक है, तो मेरा लास्ट एलिमेंट अभी भी 5 रह गया क्योंकि 8 मेरा 5 के साथ में नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, क्योंकि तीनों एलिमेंट का आपस में क्या होना चाहिए, डिफरेंस मिनिमम 4 होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर ये जो पहला एलिमेंट है ये तो 8 के साथ में कंबाइन तो हो ही जाएगा, क्योंकि जब ये इस एलिमेंट के साथ में कंबाइन हो रहा है और मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस जनरेट कर रहा है, तो अगले एलिमेंट सॉर्टेड है, बड़ा डेटा है, तो उसके साथ में तो हो ही जाएगा। इसलिए 13 पे है, 13 माइनस 5 करने पे 8 मिल रहा है, तो 1 5 13, तो 4 भी मेरा वैलिड आंसर है। इसका मतलब 4 भी वैलिड आंसर है, तो तुम 4 को अभी स्टोर कर लोगे इधर, तो फिर से तुम अपने डेटा को और बढ़ा के भेजो, कहोगे भाई 4 भी वैलिड मिल गया, 1 5 13 इज पॉसिबल आंसर। तो तुमने लो को फिर से मिड प्लस 1 किया, तो 5 प्लस 5 अपॉन 2, तो तुम्हें पता चला कि 5 अब आया तुम्हारा मिड। मिड का मतलब 5, मतलब तुम अब 5 पास करोगे और कहोगे क्या मेरा 5 पॉसिबल हो सकता है आंसर। 4 तो तुमने स्टोर कर लिया, तो जब तुमने 5 यहाँ पे लाके चेक करना चाहा तो तुम्हें पता चला अभी मेरा 1 पे मैंने 1, अभी मैं 1 पे हूँ, तो मुझे अभी पीछे कोई आंसर नहीं मिला, तो 1 मेरा एक काउंट हो गया, काउंट मेरा 1 हो गया। मैं आया 5 पे, तो 5 पिछले एलिमेंट से माइनस होगा 4, तो 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो मेरा लास्ट एलिमेंट अभी भी 1 है, क्योंकि 1 और 5 मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बना ही नहीं पाए, जो कि मैंने 5 पास किया था। अब 8 आया, 8 अगेन 1 से चेक करेगा, 7,
तो भाई ये मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस जनरेट कर रहा है, जिसका मतलब 5 तो कंसीडर नहीं करोगे, लेकिन 1 8 कर लिया तुमने, काउंट 2 हो गया और 8 अब मेरा लास्ट एलिमेंट हो गया, क्योंकि 1 और 8 अब वैलिड है। अब 8 के लिए अगला एलिमेंट चेक करेगा, जब 13 पे आए 13 माइनस 8 5, क्या ये जनरेट कर रहे हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। तो देखो, अब तुम्हें 3 एलिमेंट ऐसे फिर से मिल गए 1 8 13, जिनका मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस 5 है, और 5 कैन बी योर आंसर। तो 5 फिर से मेरा ऐसा आंसर में स्टोर हो गया, और फिर से मेरा एल मिड प्लस 1 हो गया। तो 6 प्लस 5/2 करना चाहेगा बट कर नहीं पाएगा, क्योंकि अब मेरा रेंज एक्सीड हो गया। ठीक है, अब तुम 5 के आगे नहीं जा सकते, इसका मतलब 5 इज योर आंसर, और यहाँ पे तुम्हें देख भी रहा है। आई होप तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तुम्हें मैंने सब कुछ सिखा दिया, तुम्हें मैंने बता दिया लोअर रेंज कैसे डिसाइड करते हैं, अपर रेंज जो कि बहुत इसकी जान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें हर प्रॉब्लम में ये दोनों चीजें अच्छे से निकालना आनी चाहिए, तभी आंसर तुम्हें सही मिलेगा। इसके बाद मैंने तुम्हें बता दिया ब्रूट फोर्स क्यों फेल होगा। तुम्हें बाइनरी सर्च ऑन आंसर ये जो कॉन्सेप्ट है क्यों अप्लाई करना है, तुम्हें डेटा पे ही क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि तुम्हें डेटा को ट्रायल देना है कि ये डेटा मेरा सही हो सकता है। जा भाई तू चेक करके आ। चेक कहाँ करना है? इस डेटा में, जो डेटा हमें गिवन रहा होगा। तो अब उस डेटा को हम लोग कैसे चेक करेंगे इस वैलिड फंक्शन में, तो उसका कोड मैंने अभी बहुत अच्छे से आप लोगों को क्वेरी दिखा दिखा के समझा दिया, लेकिन कोड नहीं बताया। तो कोड के लिए मैंने कहा था ना, तुम 0 एलिमेंट को हमेशा स्टोर करके रख लोगे और उसे काउंट में इंक्लूड कर लोगे। क्योंकि अगर जैसे तुम यही एग्जांपल ले लो 13 5 1 8, तो इसको सॉर्ट कर लोगे तो 1 5 8 13, तो इस 1 को तो तुम बार बार स्टोर कर ही लोगे, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, ये किसी से माइनस नहीं हो रहा है, तो ये काउंट बराबर 1 हो ही गया। ठीक है, अब तुम हमेशा 1 से लूप लगाओगे लास्ट तक, और तुम जो भी क्वेरी फायर करो, जैसे यहाँ पे 6 हुआ तो 6 इसके अंदर आएगा, तो 6 क्या करेगा, यहाँ से कैलकुलेट होना चालू होगा, ये इससे डिफरेंस निकालेगा। अगर ये 6 जनरेट कर रहा है तब तो ठीक है, तब तो तुम्हारा लास्ट एलिमेंट 5 हो जाएगा और काउंट इंक्रीज हो जाएगा। ये देखो काउंट इंक्रीज हो जाएगा और लास्ट एलिमेंट 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 जनरेट कर रहा है ना, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। अब अगर एक 5 से आंसर जनरेट कर रहा है, तो एक अपने आगे एलिमेंट से भी आंसर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि अब 5 से बड़ा डेटा हमेशा मुझे आगे मिलेगा, और जब एक 5 से डेटा जनरेट वैलिड कर रहा है तो एक 8 से भी करेगा, इसलिए मुझे सिर्फ लास्ट एलिमेंट को चेक करना है। लेकिन अगर इसने जैसे यहाँ पे 1 - 5 ने मेरा 4 जनरेट किया, अब मेरा ये वैलिड नहीं है, तो 5 को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, लास्ट में अपडेट नहीं करूंगा, लास्ट मेरा 1 ही रह जाएगा और 8 पे आएगा। 8 1 से चेक करेगा तो 7, अब मेरा 8 अपडेट होकर लास्ट बन जाएगा और मेरा 13 पे डेटा शिफ्ट हो जाएगा पॉइंटर आई। अब 13 - 8 मेरा 5, तो ये मेरा वैलिड हो गया। अब जब सॉरी ये मेरा इनवैलिड हो गया, क्योंकि 6 मेरा एक्सीड करता है 5 को, इसका मतलब मुझे सिर्फ काउंट की वैल्यू 2 मिली। तो जब 2 वैल्यू मिली तो मुझे फाल्स रिटर्न करना है। क्या हो अगर चारों वैलिड हो जाए, जैसे यहाँ पे तुम्हें 1 5 8 13, तो मिनिमम कौन सा आंसर है जो इन सबको वैलिड कर रहा है? तो इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है? 4, इनका होता है 3, इनका होता है 5। तो अगर मेरा मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 है, तो 3 जो होगा ये सारे एलिमेंट वैलिड हो जाएंगे चारों। तो तुम्हें इसीलिए मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू के पे रिटर्न ट्रू करना है, कि कैन बी वैलिड आंसर। तुम्हें एग्जैक्टली 3 चाहिए, लेकिन अगर 4 भी जनरेट हो रहा है 4 एलिमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 4 जनरेट हो रहा है ना, तो तुम अपने डेटा को इंक्रीज करके भेजोगे, और डेटा को जब इंक्रीज करोगे, बाइनरी सर्च ये श्योरिटी देता है कि वो राइट आंसर पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से तुम अपना सारा कोड डिजाइन कर सकते हो। मतलब मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई, बट ये यार बेस वीडियो है, अगर तुमने ये बहुत अच्छे से समझ लिया, वीडियो रिमाइंड करके देखो नहीं समझ में आया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीड कोड के कॉन्टेस्ट में हर एक कॉन्टेस्ट मैंने बहुत अच्छे से देखा है, अभी मैं तुमको शेयर भी कर दूंगा अगली वीडियो में, ये लंबी हो गई है यहाँ पे नहीं करूंगा, उसमें मैं तुम्हें शेयर भी कर दूंगा कि कौन से कॉन्टेस्ट में कितना फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तुम्हें ये क्वेश्चन करने के बाद एग्रेसिव काउज नाम का प्रॉब्लम करना है, तुम्हें बिल्कुल अच्छे से कर लोगे ये प्रॉब्लम, आई बेट। इसके बाद में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैक्सिमम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन करके मैं उसका लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो तुम वहां से चेकआउट कर सकते हो, और तुम अपना फीडबैक जरूर देना है इस वीडियो को देखने के बाद कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में ऐसे ही। थैंक यू।